हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, जो यहाँ पे यूटीएफ जेएंडके में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कैसे एडमिशन मिलती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, फॉर्म वगैरह कब रिलीज़ किए जाते हैं इसके लिए, कैसे एडमिशन मिलती है, फॉर्म की फ़ीस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डिटेल में हम देखेंगे सारी चीज़ें दोस्तों, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके दोस्तों, टाइमली मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों जेके भोपी की ओर से क्या कराया जाता है। सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीईटी बोलते हैं। सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो जेके भोपी का काम होता है दोस्तों, जेके भोपी का काम क्या होता है, सीट्स को फिलअप करना, सीट्स को क्या करना, फिलअप करना, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। तो यहाँ पे सीट मतलब कॉलेज अलॉटमेंट से पहले यहाँ पे क्या लिया जाता है, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, यानी कि दोस्तों सीईटी आपका कराया जाता है। अब इस सीईटी में आपको क्या पढ़ के जाना होता है, कितने वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी आगे चलकर देखेंगे दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अगर आप जेके भोपी के बारे में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर फॉर्म की हम बात करें ना, तो फॉर्म यहाँ पर मई के महीने में आपको, यानी प्रोबेबली आपको मई के महीने में इसके फॉर्म वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टाइम टू टाइम। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसके रिगार्डिंग में। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम कुछ एब्रीवेशंस भी यूज्ड हुई हैं, तो इनको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैसे भोपी मीन्स बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपको पता ही होगा। जैसे जेकेपीएम का मतलब होता है जेएंडके पुलिस पर्सनल, एसपी का मतलब होता है स्पोर्ट्स पर्सनल। इस तरीके से यहाँ पे जो शॉर्ट एब्रीवेशंस यूज्ड हुई हैं, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो यूटीएफ जेएंडके या फिर यूटीएफ लद्दाख की। ठीक है, अगर आप यूटीएफ जेएंडके के हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप यूटीएफ लद्दाख के हो दोस्तों, तो जो एसटी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, दूसरा दोस्तों आपने 10+2 किया हो, 10+2 या फिर इसके इक्वलेंट में जो भी, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कोर्सेज करा के रखे हैं जो इक्वलेंट आते हैं, मतलब 10-12वीं के इक्वलेंट में आते हैं, तो वो भी यहाँ पे मतलब मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए 12वीं आपने किया हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ में आपके पास क्या हो दोस्तों, सर्टिफिकेट हो जीएनएम की क्या हो आपके पास सर्टिफिकेट, एंड हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट इन जीएनएम। समझ में आया? एक डोमिसाइल हो, एक 12वीं आपने किया हो, साथ में आपके पास जीएनएम की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज RNRM विद जेएंडके पैरामेडिकल काउंसिल से। आप क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में आप यहाँ पे घुस रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। क्योंकि मेडिकल लाइन में आप आ रहे हैं तो मेडिकली क्या होने चाहिए आप दोस्तों, फिट होने चाहिए। और नीचे यहाँ पे लिखा है
कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड या अपीयरिंग है फाइनल ईयर सेम ऑफ जीएनएम, मतलब अगर जीएनएम अभी आप कर रहे हो, आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, रिजल्ट वगैरह अभी तक आपका नहीं आया है, जब फॉर्म वगैरह यहाँ पे निकले हैं ना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, तो उस टाइम तक आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है जीएनएम का वो अभी तक नहीं आया है, तो भी दोस्तों कोई डरने की बात नहीं है। आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जब रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा जेके भोपी की ओर से, तो उस टाइम तक देखो यहाँ पे लिखा है, उस टाइम तक आपका रिजल्ट जो है दोस्तों वो क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट इज पेंडिंग कैन आल्सो अप्लाई द सेम सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे शैल हैव टू सबमिट द फाइनल ईयर सेम मार्क्स कार्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या फिर एडमिशन। तो जब आपकी एडमिशन होगी या जब आपको काउंसलिंग के लिए आगे बुलाया जाएगा, मतलब CET का जो रिज़ल्ट है ना उसके बाद आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, तो काउंसलिंग के टाइम पर या एडमिशन के टाइम पर आपका जो फाइनल ईयर का जो मतलब मार्क्स कार्ड है वो आ जाना चाहिए, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए और उसमें आप क्लियर होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका भी दिया जा रहा है और एग्ज़ाम में बैठने का भी मौका दिया जा रहा है, जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद कुछ और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे क्या कुछ आपको तैयार करना है। अब देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और आगे लिखा है टेंटेटिव, और क्या लिखा है ऊपर दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज और बाय एनी competent authorities and the Bhopi is not in any way associated with it and has therefore no responsibility। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये लिखा है कि जेके भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फीस के रिगार्डिंग में इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है दोस्तों। इनका काम होता है जेके भोपी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और सीट्स अलॉटमेंट का जो काम होता है वो इनका होता है, ठीक है। तो फीस के रिगार्डिंग में जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, उस कॉलेज से आपको जिस भी ईयर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, जिस भी साल आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, उस साल जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो उस वहाँ से आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि इस साल वो कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। यानी 2025 में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीस जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉलेज से एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। और आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ कॉलेजेस इन्होंने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो यहाँ पे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू। उसके बाद है दोस्तों स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू, बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलैंडर पैम्पोर पुलवामा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे IBN सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपुरा बडगाम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू, डॉफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तहब पुलवामा, फ्लोरेंस पारामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग मुस्लिमाबाद। उसके बाद है नेक्स्ट सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल साइंसेज हमहमा, हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपोर, अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी खोनमा श्रीनगर। तो ये यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे ये नाम बताए गए हैं और आगे यहाँ पे फ़ीस मेंशन की गई है 75,000 पर ईयर, यानी 75,000 रुपया साल का यहाँ पे आपको ये फ़ीस लगने वाली है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक्चुअल क्या फ़ीस है दोस्तों ये आपको कॉलेज से पता लगेगी। तो आपकी आसानी के लिए आपको एक आइडिया सा मिल जाए कि भाई इतनी फ़ीस यहाँ पर हमसे चार्ज की जाएगी, तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बोर्ड ने मेंशन किया है। अदरवाइज़ आपको एक्चुअल कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी और कौन सी ईयर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हो दोस्तों,
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो आपको यहाँ पे कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है देखो, फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो है एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर जो है फ़ीस चेंज हो सकती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भोपी की नहीं बनती है। रिगार्डिंग लेटेस्ट फीस क्या है कोर्स की दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंटेक्ट कीजिए बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने से पहले आपको यहाँ पे जेके भोपी एडवाइस करता है कि आप कॉलेज इंस्टीट्यूट से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए इसके रिगार्डिंग में। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों जब भी निकलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आइडियली कि यहाँ पे मई के महीने में आपको यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी निकलेंगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो जब भी फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in के ऊपर विजिट करना होगा और 1000 रुपये की फ़ीस आपको लगने वाली है यहाँ पे फॉर्म की। और फीस कैसे आप पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, तो जैसे इन्होंने नेम यहाँ पर फिल किया हुआ है वीरेंद्र शर्मा जी ने, वैसे ही आपको अपना नेम फिल करना है फॉर्म पे। फादर्स नेम इसी तरीके से फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे बताई गई है ऐसे ही आप फिल करोगे। और सर्टिफिकेट्स भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी सर्टिफिकेट, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सभी मार्क्स सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब जीएनएम के मार्क्स कार्ड जो होंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। 12वीं का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। 10वीं का मार्क्स कार्ड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इस टाइम पे दोस्तों अगर आप कैटेगरी का मतलब बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, तो जब फॉर्म निकलता है इसी टाइम पर आपको अपनी कैटेगरी भी यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं जब यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिसेंट फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के जो इमेजेस हैं वो आपको अपलोड करनी होती है। और इनका साइज़ क्या होगा, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये यहाँ पे बताया गया। जैसे देखो यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और जो थंब की इम्प्रेशन की इमेजेस है ना, ये आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है। और 10 से लेकर 50 KB तक इनका साइज़ होगा तो ये अपलोड हो जाएगा आसानी के साथ, अदरवाइज़ नहीं होगा। और जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे ना वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने सैम्पल बताया, इस तरीके का आपको एक फ़ोटो खींचना है। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पीछे। नीचे आपको अपना नेम लिखना है, डेट यहाँ पर मेंशन करनी है और इस तरीके का फ़ोटो आपको साफ़ सुथरा जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, इसी तरीके का होना चाहिए दोस्तों। और नीचे बिना गॉगल बिना केप के आपको ये जो फ़ोटो है ये यहाँ पे आपको लेना है। और अगर नेचुरली कोई नज़र का चश्मा लगा है तो वो अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कैसे कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। तो अगर खुद से फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको फॉर्म फिल करने में। ठीक है, उसके बाद फॉर्म के जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं। एडमिट कार्ड दोस्तों यहाँ पे देखो, एडमिट कार्ड से पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे ना तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको मतलब सेंटर चूज़ करना है कि आप श्रीनगर जाना चाहते हो एग्ज़ाम देने के लिए या फिर जम्मू में आप एग्ज़ाम देने जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको चॉइस ऑनलाइन डालनी है। और जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसके ऊपर सेंटर दिया होगा और उस टाइम पर जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस पर जो सेंटर होगा ना उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा, किसी भी केस में यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। तो ये फॉर्म फिल करते समय ही आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से आपको सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है। तो एडमिट कार्ड पर दिया होगा कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कौन सी डेट को जाना है और कौन सी यहाँ पे टाइमिंग रहेगी। तो ये एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट निकालना है, एक साफ़ सुथरा दोस्तों प्रिंट निकालना है। और प्रिंट निकालने के बाद ये लेकर ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आपको अलो नहीं किया जाएगा। और दोस्तों एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, तो एक क्वेश्चन आपको बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, मतलब एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले
आप एक बार क्वेश्चन बुकलेट को चेक कीजिए, कहीं से कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कोई फटा हुआ पेज तो नहीं है। तो कोई ख़राबी अगर आपको लग रही है, क्वेश्चन पेपर में कोई ख़राबी है, तो वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी होंगी, कंसर्न इन्विजिलेटर जो वहाँ पे होंगे उनकी नोटिस में लाइए। वो आपको सेम सीरीज़ की जो बुकलेट है, सेम सीरीज़ की, मतलब जैसे अगर आपको ए सीरीज़ की मिली है तो ए सीरीज़ की ही आपको रिप्लेस करके दे देंगे, मतलब चेंज करके दे देंगे। तो इसमें दोस्तों आपका ही बेनिफिट है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप वहाँ पर एक बार पेपर को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चन होंगे, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। इस पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से देखो 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 45 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पे होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 0.25 करके। अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया, 0.25 करके आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए वेटेज क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे। फिर यहाँ पे मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मिडवेफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चन, 17 मार्क्स के रहेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और ये 26 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 120 क्वेश्चन 120 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं, जिनको करने के लिए आपको 2 घंटे की यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी, यानी 2 घंटे का आपको दोस्तों टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस के आंसर होंगे। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दी दोस्तों, हर एक गलत क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके मार्क्स 0.25 करके क्या किए जाएंगे, काटे जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको किस पर करना होता है, OMR आंसर शीट के ऊपर, OMR आंसर शीट के ऊपर। और कैसे आपको आंसर करना होगा इसके बारे में भी यहाँ पे बताया। देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था और नीचे 4 ऑप्शन आपको आए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, ऑप्शन नंबर 3 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लेज़र में मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। अब आपको ये आंसर OMR आंसर शीट पे किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पे देखिए। देखो दोस्तों, ये है 10वां क्वेश्चन और ये है 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे डार्क करके बताया है कि इसी तरीके से आपको भी डार्क करना है सर्कल, ब्लू पेन से आपको डार्क करना है सर्कल। सेम इसी तरीके से जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, जो भी ऑप्शन लग रहा है आपको, चाहे पहला ऑप्शन लग रहा है, चाहे दूसरा लग रहा है, तीसरा लग रहा है या चौथा लग रहा है, तो जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है आपको इसी तरीके से क्या करना है, डार्क करके आंसर देना है। और नीचे लिखा भी है कि ये करेक्ट तरीका है आंसर देने का, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये जो ए पार्ट में बताया ना, ये वाला तरीका सही है आंसर देने का। और ये जो दूसरा तरीका ये बताया है कि ये इनकरेक्ट तरीका है आंसर देने का, मतलब आधा सर्कल आप फिल कर रहे हो, आधा छोड़ रहे हो, या फिर इस तरीके से टिक या क्रॉस कर रहे हो। ऐसे आपको आंसर नहीं करना है, आपको यही तरीका अपनाना है। ये मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से आपको बताने की कर रहा हूँ ताकि किसी को भी दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। OMR आंसर शीट कुछ इसी तरीके की होगी वहाँ पे। और जो भी रिपोर्टिंग टाइम होगा आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, उस रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले ही वहाँ पे पहुँचना है, कोशिश करनी है, ताकि वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी वो आप कंप्लीट कर सको, जैसे अटेंडेंस वगैरह या बाकी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे जो है आप वो टाइमली कंप्लीट कर सको। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस बताया गया है इसके रिगार्डिंग में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो मई के महीने तक, जब तक यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ होते हैं, तब तक आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर पाओगे और एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे। आपके अच्छे वहाँ पे मार्क्स अगर आएंगे तो मेरे मतलब उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे फिर आपको
मतलब वहाँ पे मेरिट तैयार होता है, फिर आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है, जिसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस फीस को लेकर दोस्तों हो जाता है। मैं हर बार आपको बताने की करता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या हो जाता है, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर फीस को लेकर हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा कम खर्चे में, आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो इसमें ज़्यादा खर्चे में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, और फीस आपने देख ही ली, जो टेंटेटिव यहाँ पर इनकी ओर से मेंशन की गई है। ठीक है, और वो भी चेंज हो सकती है, टाइम टू टाइम वो भी चेंज हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस बताया गया कि एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ जीएनएम। जो जीएनएम में आपने पढ़ा होगा ना, उसी पर ये बेस्ड है एंट्रेंस टेस्ट, मतलब वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट से 15 मार्क्स का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड से 15 मार्क्स का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 7 मार्क्स का, पैथो फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि टोटल 45 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें नीचे यहाँ पे बताया गया पार्ट वाइज। देखो ए बी सी और डी में कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मेडिकल हेल्थ नर्सिंग। मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसमें भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का, फिजियोलॉजी से 5 मार्क्स का और सोशोलॉजी से 5 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का होगा और न्यूट्रिशन से 2 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से आपको टोटल 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग से 10 मार्क्स का और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से टोटल 26 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, फर्स्ट एड से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पे देखिए ऑप्शन नंबर ई हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, यानी कि जीएनएम पर ही बेस्ड है। जो आपने जीएनएम कोर्स में पढ़ा होगा उसी बेस पर ये एंट्रेंस टेस्ट है। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है या फिर अच्छे से ना भी पढ़ा है तो भी आपके पास दोस्तों अच्छा खासा टाइम है। जब तक के लिए यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ होते हैं तब तक आप ये तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे होने वाला है और किस तरीके से मार्क्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी आपने यहाँ पे देखा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और उसके बाद दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपका यहाँ पे लिस्ट निकाला जाता है, यानी मेरिट तैयार होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट इन केस एंट्रेंस टेस्ट इज नॉन। अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाता है तो जो भी मार्क्स आपने जीएनएम कोर्स में लिए होंगे उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम तो लेते ही हैं दोस्तों, तो एग्ज़ाम अगर लिया जाएगा यहाँ पे तो जो भी मार्क्स आप एग्ज़ाम में यहाँ पे लेते हो उसी बेसिस पर मेरिट तैयार किया जाता है। लिस्ट यहाँ पर आउट होती है, उसके बाद आपको दोस्तों रैंक वाइज यहाँ पे बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको कॉलेजेस की जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग के बाद जो है लिस्ट आउट होती है और लिस्ट में आपका नेम होता है, आपको कौन सा कॉलेज काउंसलिंग में मिला है उसका नाम होता है और डेट मेंशन होती है कि कब से लेकर कब तक जो है आपको कॉलेज ज्वाइन करना होता है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों काउंसलिंग जब आप अटेंड करते हो तो यहाँ पे काउंसलिंग की फ़ीस भी होती है। बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको यहाँ पे जो है काउंसलिंग में हिस्सा नहीं दिया जाता है करने। Candidate shall have to deposit a fees of 1000 rupees online and after submission of online fees, preference form of the candidates will be locked। तो यहाँ पे काउंसलिंग की फ़ीस आपकी होने वाली है दोस्तों। बिना काउंसलिंग के आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा करने काउंसलिंग के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितनी फ़ीस यहाँ पर आपकी होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काउंसलिंग द फीस ऑफ 1000 हैज़ टू बी पेड ऑनलाइन एज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रोक्योर। तो देखो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी होगी काउंसलिंग की,
जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट किए जाते हैं बिना काउंसलिंग फ़ीस के। पहले आपको काउंसलिंग फ़ीस जो है पे करनी होती है, बिना काउंसलिंग के आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं देंगे करने। और यहाँ पे देखो ये जो फ़ीस है काउंसलिंग की जो फ़ीस है 1000 रुपये, ये आपको पीओएस जो भी वहाँ पे मशीन लगी होगी, भोपी ऑफिस श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, वहाँ पे बाहर मशीन लगी होती है, तो वहाँ पे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ से ये 1000 रुपये पे करते हो। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जो प्रेफरेंस जो चॉइस का फॉर्म वगैरह, अगर ऑफलाइन यहाँ पर होती है दोस्तों काउंसलिंग, तो आपको फॉर्म वगैरह मिलता है जिसमें आप कॉलेजेस के जो चॉइसेस हैं वो डालते हो कि कौन से नंबर पर, मतलब फर्स्ट नंबर पर आपकी कॉलेजेस की कॉलेज कौन सा चाहिए होगा आपको। अगर पहले नंबर पर जो आप कॉलेज दे रहे हो वहाँ पे सीट नहीं है, तो दूसरे नंबर पर आपके क्या यहाँ पे चॉइस रहती है, तीसरे नंबर पर क्या रहती है। तो इस तरीके से आप एक चॉइस फॉर्म मिलता है जिसमें आप चॉइसें फिल करते हो, लेकिन फ़ीस आपको ज़रूरी यहाँ पे जमा करनी होती है। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर प्रेस करके रखें, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे दी जाएगी, जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली दोस्तों रिसीव हो सके, टाइमली आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।